नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमारी जो वीडियो बनाई थी हमने क्लास के अंदर, उसका हाफ पार्ट रह गया था। उसकी पूर्ति के लिए हम दूसरी क्लास अब लेके आपके सामने आ गए। तो देखिए, इस क्लास में जो टॉपिक का मुख्य नाम है वो है वायुमंडल की प्रमुख परत। ठीक है, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल बनता कैसे है, विभिन्न प्रकार की गैसें उनमें कौन कौन सी होती हैं, हल्की गैसें कौन सी हैं, भारी कौन सी हैं, और कौन सी धरातल के नज़दीक होती हैं, कौन सी ऊपर होती हैं। तो ये सारी बातें हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम वायुमंडल की विभिन्न विभिन्न परतों के बारे में सीखेंगे। जो कि आपको पता है, पृथ्वी के धरातल से लेकर ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो वायुमंडल होता है, और उस वायुमंडल को हमने अपनी सुविधा के लिए भिन्न भिन्न पार्टों में या भागों में बांटा है। उनके मुख्य तौर पे 1, 2, 3 और 4 एंड 5 ये 5 भाग इसके हमने बनाए हैं। ठीक है, तो प्रत्येक भाग को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उसमें आइए शुरुआत करते हैं हम पहले भाग के साथ, या पहले स्तर के साथ, या पहले पार्ट के साथ। तो एक बार मैं आपको पांचों भाग जो है वो इकट्ठे बता देता हूँ। पहले भाग का नाम है अक्षोभमंडल। ठीक है, अक्षोभमंडल से थोड़ा ऊपर, इस अक्षोभमंडल को इंग्लिश में हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ये है ट्रोपोस्फेयर। इससे फिर ऊपर चलेंगे हम, ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ट्रोपोस्फेयर की सीमा स्थल मंडल से ऊपर 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है। 18 किलोमीटर से ऊपर जब हम जाएंगे तो आपका स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल आ जाता है। और इस समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ठीक है, 50 किलोमीटर से ऊपर जब हम जाएंगे तो वो आ जाता है मेसोस्फेयर। उसको हिंदी में बोलते हैं हम मध्य मंडल, ये आ जाता है। ठीक है, इस मध्य मंडल की जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर तक है। और 80 किलोमीटर से ऊपर जब हम जाएंगे तो वातावरण में, वायुमंडल में आपको आयन मंडल, आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर ये थर्मोस्फेयर नहीं था, थर्मोस्फेयर होता है। थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर यानी कि तापमंडल या आयन मंडल इसको बोलते हैं। और इस प्रकार इस आयन मंडल की जो सीमा है वो 400 किलोमीटर तक ऊपर होती है। 400 किलोमीटर से ऊपर जो भाग है वो हमारी पूंछ से बाहर है, वो एग्जोस्फेयर उसको बोलेंगे, या फिर बाह्य मंडल बोलेंगे। धीरे धीरे करते करते ये आगे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। यही 4-5 वायुमंडल की परतें हैं, इन्हीं के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल का जो विस्तार है वो धरातल से लेकर ऊपर आकाश में ऊंचाई तक 18 किलोमीटर तक होता है। अब इसमें मैंने दो बातें लिखी है, एक तो 8 किलोमीटर और एक 13 किलोमीटर। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए जैसे जैसे हम, ये जैसे पृथ्वी है और पृथ्वी में यहाँ पर विषुवत रेखा के ऊपर जब वायुमंडल की ऊंचाई का अध्ययन करते हैं तो वहां पर समवहनीय तरंगों के कारण समवहनीय धाराएं आती है, और ये समवहनीय धाराएं गर्म होती है और ये वायुमंडल की ऊंचाई हवा को ऊपर तक ले जाती है, ज्यादा ऊपर तक ले जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको पता है सूर्य का तापमान ज्यादा होता है, और यहाँ पर समवहनीय तरंगे भी आती हैं। ये तरंगे क्या होती है, ये गर्म होती हैं, और आपको पता है गर्म हवा हल्की होकर ऊपर तक उठती है। तो यहाँ भूमध्य रेखा के ऊपर हवा हल्की होने के कारण, गर्म होने के कारण हल्की होती है, और हल्की होने के कारण ज्यादा ऊंचाई तक जाती है वायुमंडल में, और ज्यादा ऊंचाई तक जाएगी तो ये जाएगी यहाँ पर 18 किलोमीटर तक। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि विषुवत रेखा के ऊपर वायुमंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, तो वो होती है 18 किलोमीटर। ठीक है, और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर ध्रुवों की ओर चलेंगे तो आकाश के अंदर वायुमंडल में जो अक्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई नीचे होती चली जाएगी, क्योंकि ध्रुवों के ऊपर जाएंगे हम, जैसे यहाँ पर पहुंचेंगे, आपको पता है सूर्य का तापमान बहुत कम पहुंचता है, और जो यहाँ पर बर्फ है वो जमी अवस्था में, बर्फ सारा पानी जमी अवस्था में होता है, तो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उठ पाती हवाएं। ठीक है, तो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उठ, तो ये लगभग 8 किलोमीटर तक ही उठ पाती है। तो ध्रुवों के ऊपर अक्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा के ऊपर या भूमध्य रेखा के ऊपर ध्रुवों की जो अक्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर। इन दोनों का एवरेज हम निकालेंगे, ये 8 और ये 18, तो दोनों का एवरेज हम निकालेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, तो टोटल जो अक्षोभ मंडल है उसकी एवरेज ऊंचाई है, औसत जो ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर होती है। ठीक है, ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर ऊंचा होता है अक्षोभ मंडल, 8 किलोमीटर
तक की ऊंचाई तक होता है और विषुवत रेखा के ऊपर 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होता है। अगर इसका एवरेज निकाले हम, औसत ऊंचाई कितनी होती है अक्षोभ मंडल की, तो औसत ऊंचाई यहाँ पर लिखेंगे हमें 13 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये औसत ऊंचाई है। ठीक है भाई, ये आ गया आपका औसत ऊंचाई। एवरेज ऊंचाई मैंने लिखा 13 किलोमीटर। समवनीय मंडल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया समवनीय धाराओं का यहाँ पर सांद्रण होता है, इसलिए इसको समवहनीय मंडल भी बोलते हैं। क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि भाई कौन से मंडल को समवहन मंडल बोला जाता है, तो अक्षोभ मंडल को समवहनीय मंडल बोला जाता है। अगला टॉपिक इसमें धूलकण और जलवाष्प। हमने पिछली वीडियो में बात की थी, धूलकण और जलवाष्प का जो उपस्थिति है वो 90 किलोमीटर तक होती है, लेकिन यहाँ तो ये 18 किलोमीटर तक आ चुके हैं। देखिए 90 किलोमीटर तक धूलकण और जलवाष्प की उपस्थिति सबसे ज्यादा होती है। 90 किलोमीटर तक लगभग ये मान के चलो कि आप 90% तक जो धूलकण और जलवाष्प है वो आपका 18 किलोमीटर तक आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर धूलकण जलवाष्प की उपस्थिति ज्यादा होती है। और धूलकण कणों के अंदर क्या होता है भाई, इनमें ये आर्द्रता ग्राही केंद्रक होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था, ये आर्द्रता ग्राही केंद्रक होते हैं और इनके चारों तरफ आते आते क्या बन जाते हैं, पानी इनके अंदर जमा हो जाता है और वो आर्द्रता ग्राही केंद्र इस प्रकार से चारों तरफ होंगे। उस प्रकार ये आर्द्रता ग्राही केंद्र है, ये इसके साथ जलवाष्प इकट्ठे होंगे और ऐसा करते करते ये पूरे एक बादल का रूप ले लेता है। तो आप क्या कहोगे, अक्षोभ मंडल के अंदर ही बादलों का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ पर ही बादलों का निर्माण होता है। बादल, सिर्फ बादल यही बनते हैं, बाकी इसके ऊपर बादल नहीं बनते हैं। ठीक है, सभी मौसमी घटनाएं, जितनी की जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं, चाहे वो तूफान हो, चाहे आंधी हो, बादल बनना हो, बरसात हो, मौसम का खराब होना हो, वो सारी की सारी इसी बनेंगे मौसमी घटनाएं, इसी मौसम बने लिखते हैं यहाँ पर। सारी चीज बादल यहीं पर बनेंगे, मौसमी घटनाएं सारी यहीं पर होंगी। कौन से में, आपका ट्रोपोस्फेयर में या फिर क्षोभ मंडल में। फिर है तापमान में कमी। देखो मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि हम जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है, तो वो तापमान में कमी, जैसे ये हमारा धरातल, यहाँ से तापमान में हम कमी मान के चलेंगे, तो ये कमी पिछली वीडियो में मैंने बता दिया, यहाँ बता रहा हूँ 165 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान घटता है। मान के चलो कि यहाँ पर धरातल के ऊपर आप 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है जहां से आप खड़े हो, और इससे ऊपर चलोगे आप 165 मीटर चलते ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। यानी कि 30 पे खड़े थे, ऊपर चले आप 165 मीटर, तो कितना बच रह जाएगा, 29 डिग्री सेल्सियस। फिर आप 165 और चलोगे तो कितना रह जाएगा, 28 डिग्री। फिर आप 165 चलोगे तो कितना रह जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार ऊपर की तरफ जाएंगे हम, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। ठीक है, और ये घटता घटता आगे और भी असर लेके आएगा। अब देखिए हवा का तापमान, इस अक्षोभ मंडल में हवा का तापमान, हम ये बात कर रहे हैं आपका 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर और 90 डिग्री अक्षांश के ऊपर। ये दिखा दिया हमने धरती के ऊपर, धरातल के ऊपर। अक्षोभ मंडल में धरातल के ऊपर 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर, आपको पता है ऊपर की तरफ जाते हैं तो माइनस होगा, तो माइनस होते होते 80 डिग्री सेल्सियस के तक पहुंच जाता है। जैसे हमने अभी क्या किया था ना यहाँ पे कि भी 30 पे है हम, यहाँ ये 30 पे, 30 से 165 मीटर हम चलेंगे तो कितना रह जाएगा, 29 रह जाएगा। फिर 165 मीटर चलेंगे तो कितना रह जाएगा, 28 रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ऊपर चलते चलते जब हम, ये 0 डिग्री की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जब ऊपर जाते हैं तो 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते तापमान कितना रह जाता है भाई, -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। माइनस से प्लस नहीं, क्योंकि आप तो घट रहा है। ठीक है, तो देखिए 30 से 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 16, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 होते होते 0 पे भी आएगा, और 0 से फिर ये माइनस में जाएगा, -2। इस प्रकार है 0 डिग्री पे, यानी कि अक्षांश रेखा के 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर वायु का तापमान मिलेगा -80 डिग्री। ठीक है, और फिर आपने आगे की तरफ भी पढ़ा है, हम ध्रुवों की तरफ भी चलेंगे। ठीक है, इस प्रकार फैलाव है, तो ये 0 डिग्री से देख रहे हैं, हम आगे ध्रुवों की तरफ से देख रहे हैं। ठीक है, तो ध्रुवों पे आते आते आपको पता है कि ध्रुवों पे अक्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर तक। तो वहां 8 किलोमीटर पर जब जाएंगे हम 90 डिग्री अक्षांश के ऊपर, तो वहां पर वायु का तापमान कितना हो जाएगा, -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम है। ठीक है, तो ध्रुवों के ऊपर कितना होगा, -45 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री अक्षांश या फिर विषुवत रेखा पर होगा -80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हुआ।
अब आती है कि यहाँ 18 किलोमीटर तक आते आते आपका अक्षोभ मंडल की सीमा समाप्त हो जाती है। और ये इससे ऊपर जितनी भी विशेषताएं थी अक्षोभ मंडल की वो मैंने आपको बता दी। अब इस अक्षोभ मंडल की अंतिम जो सीमा है 18 किलोमीटर, इस 18 किलोमीटर से ऊपर हम जब चलते हैं तो हमारा मंडल शुरू हो जाता है समताप मंडल। ये यहाँ पर है समताप मंडल। अब देखो ये समताप मंडल जहां से शुरू होता है, मान लो कहां से 18 किलोमीटर से शुरू होता है, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पर क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो 18 किलोमीटर से शुरू होता है, 18 किलोमीटर से ऊपर की तरफ जैसे ही हम समताप मंडल में जाएंगे, ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा, ये सीमा रेखा हो जाती है भाई। अक्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की जो पट्टी है उसको हम बोलेंगे सीमा रेखा, तो उसको बोलेंगे अक्षोभ सीमा या फिर ट्रोपोपॉज, इंग्लिश में बोलेंगे हम ट्रोपोपॉज, ठीक है, ट्रोपोपॉज, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन ये आता है, इन सीमाओं से क्वेश्चन जरूर बनता है कि भाई समताप मंडल और अक्षोभ मंडल के बीच में जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं, यहाँ पर अक्षोभ सीमा बोलेंगे, क्योंकि अक्षोभ मंडल के खत्म होते ही है और समताप मंडल के शुरू होते ही है। तो आप ये भी समझ लो समताप मंडल और अक्षोभ मंडल के बीच में जो सीमा, जो रेखा है, जो पट्टी है वायु की, उसको हम क्या बोलेंगे, अक्षोभ सीमा बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अक्षोभ सीमा से ऊपर चलेंगे हम तो समताप मंडल शुरू हो जाता है भाई, ठीक है। अब ये समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के। अब इसमें थोड़ा पीछे जाइए, मैंने आपको बताया था ओजोन परत के बारे में, सॉरी, ओजोन परत के बारे में। उस ओजोन परत में मैंने आपको ये बताया था कि इस ओजोन परत का जो केंद्र होता है, सह केंद्र होता है, वो 10 से 50 डिग्री किलोमीटर तक होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, जैसे आप यहाँ देखिए, हमने समताप मंडल में एंट्री कर लिया। अब समताप मंडल में एंट्री करते ही थोड़ी थोड़ी ओजोन गैस आनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल 1 2 3 इस पर काउंट करेंगे। और जैसे जैसे हम 10 किलोमीटर पे पहुंच जाते हैं तो ज्यादा हो जाती है, ठीक है, दिखने महसूस होनी हो जाती है। और फिर ये, अब मैंने एक बात और भी बताई कि इसका सबसे अधिक सांद्रण कहाँ होता है, तो जैसे जैसे हम जाएंगे और 20 किलोमीटर पे पहुंचेंगे, ठीक है, यहां से आगे चल के 20 किलोमीटर पे पहुंचेंगे और 20 किलोमीटर से और ऊपर 35 किलोमीटर तक ये जो एरिया है, इस एरिया में ओजोन परत सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है कि समताप मंडल में ओजोन परत का सांद्रण सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो सबसे अधिक पाया जाता है 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर में। अगर वैसे पूछे कि कहां से लेकर कहां तक इसकी उपस्थिति पाई जाती है, तो वो पाई जाती है बेटा 10 से 50 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। और अब वैसे बोलो कि 35 किलोमीटर से ऊपर हम जाएंगे तो धीरे धीरे इसकी उपस्थिति कम होती चली जाएगी, यहां से बढ़ रही थी नीचे से और ऊपर की तरफ कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सांद्रण वो कहाँ है, 20 से 35 किलोमीटर के बीच में सबसे अधिक ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इसमें तापमान स्थिर रहता है, न घटता है न बढ़ता है, ठीक है, तापमान स्थिर रहता है। और तीसरी नेक्स्ट इसकी मुख्य विशेषता जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी कि पैराबैंगनी किरण, पैराबैंगनी किरणों के लिए ये जो ओजोन गैस है ये एक मान के चलो कि इसको अवशोषण करने वाली होते हैं, पैराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और सोखने के कारण वो पैराबैंगनी किरण हमारे तक नहीं पहुंच पाती, जो हमारे लिए फायदेमंद है। तो वायुमंडल में ओजोन गैस का होना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी पूछा जाता है कि पैराबैंगनी किरणें यदि धरातल पे आती है तो जीवधारियों को क्या नुकसान होता है, तो उससे चर्म से संबंधित रोग हमें हो जाते हैं, ठीक है, चर्म से संबंधित रोग कैंसर आदि फैलने के कारण होते हैं। फिर क्या है, इस ओजोन परत को जो समताप मंडल में है और जो 20 से 35 किलोमीटर के बीच में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, और इसका जो आरंभ है वो 10 किलोमीटर से और 50 किलोमीटर के बीच में होता है। तो इसका जो आरंभ है वो यहाँ होता है। इस ओजोन गैस को, अब देखो जो इतनी महत्वपूर्ण हमारे लिए गैस है, उस गैस को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, यानी कि हम चाहते हैं और हमारे लिए जरूरी भी है कि ये ओजोन गैस वायुमंडल में बनी रहे। बट ऐसी मानवीय बहुत सी क्रियाकलाप हैं जो मानव अपनी सुविधा के लिए करता है और वो इस ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण गैस आपकी CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, कार्बन। ये जो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन परत का दुश्मन है एक प्रकार से, ये उसको मारने का काम करते थे। CFC गैस से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से क्या होता है, जो आपकी ओजोन परत है वो
उसमें कमी आती है या उसकी मात्रा घट जाती है, और यदि उसकी मात्रा घट जाती है तो एक प्रकार से वो हमारे लिए नुकसानदायक बन देगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तापमान में वृद्धि, ठीक है, समताप मंडल के अंदर हम ला के देखेंगे तो तापमान में वृद्धि होती है। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, तापमान में वृद्धि। हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, अक्षोभ मंडल के अंदर तापमान में क्या होती है, कमी होती है। तो ये कमी होते 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 हमने क्या देखा भाई, ये माइनस में होती जाएगी। तो एक सीमा ऐसी आएगी कि माइनस होती होती जीरो पे चली जाए। ठीक है, नहीं माइनस होती होती ये 18 किलोमीटर पे जाके यहाँ पर कितना माइनस से देखो जीरो पे। ठीक है, तो 80 18 किलोमीटर पे जाके 0 डिग्री पे 80 -80 डिग्री सेल्सियस हो गया था। ठीक है, उस प्रकार हम यहाँ थोड़ा समझेंगे कि तापमान में वृद्धि, समताप मंडल के अंदर तापमान में वृद्धि ये होगा कि माइनस से प्लस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्लस होते 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 ये पहले 0 डिग्री पे आ जाएगा। तो जहां पर समताप मंडल है उस समताप मंडल में तापमान इसके ऊपरी छोर पे जाएंगे हम, यहाँ पर 50 किलोमीटर पाते आते यहाँ पर तापमान 0 हो जाएगा। और 0 का मतलब क्या है, क्योंकि हम माइनस में गए हुए थे, माइनस से 80 और माइनस से 45 डिग्री, यहाँ पर -80 है। तो इस माइनस से वापिस हम प्लस में लेके आएंगे तो हमें तापमान में वृद्धि करनी पड़ेगी। वृद्धि करेंगे तो -80 से -79, -78, फिर 77, 76 नीचे की तरफ आएंगे, और ऐसा माइनस करते करते हम 0 पे पहुंच जाएंगे। तो 0 पे पहुंचने के लिए तो हमने वृद्धि करनी पड़ी। ठीक है, तो यही बात है कि तापमान में, समताप मंडल के अंदर तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, और 50 किलोमीटर तक जाते जाते यह 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्लियर हुई बात है। ठीक है, तापमान में वृद्धि होती है और 50 किलोमीटर पर जाते जाते ये 0 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। ठीक है, अभी ये वहां, अब वैसे ही जैसे अक्षोभ मंडल के बीच में और समताप मंडल के बीच में एक सीमा रेखा है, उसका नाम है अक्षोभ सीमा। उसी प्रकार समताप मंडल और इससे ऊपर जो मंडल आपका शुरू होगा वो है मध्य मंडल। तो समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है समताप सीमा, या इंग्लिश में बात करेंगे हम स्ट्रेटोपोज। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछता है कि भी मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच में जो सीमा रेखा है, जो क्षेत्र है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको हम समताप सीमा या स्ट्रेटोपोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, या ये भी पूछ सकते हैं कि आपका मध्य मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली क्षेत्र का क्या नाम है, अलग करने वाली सीमा रेखा क्या नाम है। तो उसका नाम है समताप सीमा या स्ट्रेटोपोज। क्वेश्चन को किसी प्रकार वो घुमा सकता है, आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। फिर आगे चलेंगे हम, ये सीमा तक हमारा क्लियर होगा। ठीक है, फिर अगला मंडल ले आ गया हमारा मध्य मंडल। ठीक है, इसके ये ऊपर हमारा जो मेसोस्फीयर है, इसी को इंग्लिश में मेसोस्फीयर बोलेंगे और हिंदी में मध्य मंडल बोलेंगे। इस मध्य मंडल की क्या खास बात है भाई, ये जो मध्य मंडल है ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर, देखो यहाँ पर आपका समताप मंडल खत्म हो गया। अब यहाँ से ऊपर काउंटिंग करेंगे तो 80 किलोमीटर तक जाते जाते मध्य मंडल की ऊंचाई जो एरिया है वो समाप्त हो जाता है। तो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में ये आपका मध्य मंडल की सीमा है। इस एरिया में क्या होता है, देखिए तापमान में यहाँ पर कमी होती है। ठीक है, यहाँ पर तापमान में कमी होगी, समताप मंडल में तापमान में वृद्धि हो रही है। अब याद रखिए, देखो एक में वृद्धि हो रही है, एक में घट रहा है। अक्षोभ मंडल में तापमान में कमी हो रही है। ठीक है, समताप मंडल में तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, और वृद्धि हो रही है। और अब मध्य मंडल में तापमान में क्या होगी, क्या होगी भाई, देखिए मध्य मंडल तापमान में कमी होगी। शुरू में कमी हो रही है, फिर वृद्धि होगी, उसके बाद फिर कमी होगी। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है हमारा, मध्य मंडल। और मध्य मंडल में तापमान में कमी होगी, और कमी भी इस प्रकार की होगी कि जहां से आपने यहाँ देखिए 50 किलोमीटर पे 0 डिग्री हो गया था, तो अब ये घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और घटना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे करते करते, और जैसे ये 80 किलोमीटर पे पहुंचेगा तो 80 किलोमीटर पे तापमान हो जाएगा यहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है, मैं यहाँ पर देखो प्लस दिखाता हूँ, प्लस लिख के TEM कर देता हूँ भाई, सॉरी यहाँ पर माइनस लिखा जाएगा, तो अक्षोभ मंडल है उसमें माइनस लिख के TEM मतलब टेम्परेचर घट रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस लिख के TEM मतलब तापमान बढ़ रहा है, और यहाँ पर फिर माइनस लिख के TEM मतलब तापमान घट रहा है। ठीक, एक के बाद एक देखिए समान सीक्वेंस बन रही है। तो ये था आपका, उसी प्रकार इसकी और कोई खास बात नहीं, यही बस मुख्य बात थी। अब जैसे अक्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में अक्षोभ सीमा है या ट्रोपोपोज है,
और उसी प्रकार समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में स्ट्रेटोपोज या फिर समताप सीमा, उसी प्रकार मध्य मंडल और इससे ऊपर जो मंडल आता है आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर या फिर आयन मंडल, उसके बीच में भी एक सीमा रेखा, ठीक है, उस सीमा को बोलेंगे हमें मध्य सीमा। ये रही आपकी मध्य सीमा या मेसोपोज। इसको मेसोस्फेयर बोलेंगे इंग्लिश में तो मेसोपोज बन जाएगी, हिंदी में मध्य मंडल बोलेंगे तो मध्य सीमा बन जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन वही फिर घूमता है कि भी आयन मंडल और मध्य मंडल के बीच में सीमा रेखा कौन सी है, तो कौन सी है, मध्य सीमा। या फिर आयन मंडल और मध्य मंडल को अलग करने वाली लाइन कौन सी है, वो वही मध्य सीमा, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊपरी सीमा मध्य सीमा, ये बात यहाँ तक हमने क्लियर कर ली है, ओके। अगर नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी नेक्स्ट आपका भाग है वायुमंडलीय परतों का बाह्य मंडल। इस बाह्य मंडल में ये जो एरिया है इसी को हम बाह्य मंडल, एक मिनट सॉरी, मध्य मंडल, हाँ ये जो बाह्य मंडल है इसी को हम, इस बाह्य मंडल को ही हम आयन मंडल बोलते हैं। यहां पर लिख देते हैं हम बाह्य मंडल, बाह्य या फिर आयन मंडल, ठीक है भाई। इसी को हम आयन मंडल बोलते हैं, इसी को बाह्य। इसको आयन मंडल क्यों बोलते हैं वो देखो, यहाँ पर आयनों की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और आयन की मात्रा ज्यादा, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा भाई, बढ़ेगा। थर्मोस्फीयर बोलेंगे ज्यादा तापमान होने के कारण, ठीक है। तो इसको आयन मंडल, आयनोस्फीयर, तापमंडल, थर्मोस्फीयर इस नाम से भी जानते हैं। इसकी जो सीमा रेखा होती है वो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में पाई जाएगी, ठीक है। यहाँ की जो मुख्य विशेषता है वो देखिए, यहाँ पर विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं और उनको आयन बोलते हैं और उन आयनों की वजह से ही आयन मंडल इसका नाम रखा गया है। अब इन्हीं आयनों के कारण धरातल से जो हम रेंज छोड़ते हैं सैटेलाइट के माध्यम से, वो रेडियो तरंगे, यहाँ पर रेडियो तरंगों की उपस्थिति होती है इन आयनों के कारण, तो रेडियो तरंगे यहाँ जाती है, यहाँ से टकरा के वापिस आती हैं। तो जितने भी टीवी, ठीक है, हमारे टीवी और रेडियो, ठीक है, ये जितने भी उपकरण हैं जिनसे हम संचार की सारी प्रक्रियाएं संभव बनाते हैं, उनसे संबंधित जितने भी सैटेलाइट हैं वो यहीं पर स्थापित किए जाते हैं, ठीक है भाई। यहाँ से वो किरणें वापस आती है और उनसे हम कम्युनिकेशन संभव कर पाते हैं। तो आइनोस्फीयर के अंदर सैटेलाइट स्थापित होंगे और रेडियो तरंगों की उपस्थिति यहाँ है, इन्हीं के कारण ये कम्युनिकेशन हमारी सही हो पाती है, संभव हो पाती है। फिर यहाँ पर वही बात आ गई, तापमान में वृद्धि होगी, ठीक है, और तापमान में वृद्धि होगी, देखिए सीक्वेंस चल रहा है, माइनस वृद्धि माइनस और अब वृद्धि, और यहाँ पर तापमान में मैं टी प्लस लिख के TEM लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तापमान में वृद्धि होगी, तो देखिए 80 किलोमीटर पर -100 डिग्री हुआ था नीचे वाले में, अब ये -100 से पहले क्या करेगा, प्लस में जाएगा, तो -99 -98 -97 -96 होते 0 आएगा पहले तो, और 0 से फिर क्या करेगा 1 2 3 ऐसे करेगा, और यहाँ तक तापमान इतनी द्रुत गति से स्पीडली बढ़ता है कि 400 किलोमीटर पे जाते जाते ये जो तापमान है ये 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तापमान कितना हो जाएगा 1000 डिग्री सेल्सियस। मान के चलो कि बिल्कुल मध्य तक तो तापमान प्लस में आता है, ठीक है, तो 0 हो जाएगा और 0 फिर 1 होके चलता है, तो यहाँ जाके स्पीडली बढ़ता है और 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर अंकित किया जाता है। इस परत को यानी कि बाह्य मंडल या फिर आयन मंडल, इसके अलग और नाम है, इनको अलग अलग नामों से, इनके नाम है D, E और F G। इसके पार्ट है भाई, जैसे ये पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, नीचे वाला D, फिर E, फिर F, फिर G, ठीक है। इसके ये अन्य नाम है, इसके इनके भाग पाए जाते हैं, ठीक है, D, E, F, G। क्वेश्चन ये बनता है कि वायुमंडल की परतों में से कौन से भाग को, कौन सी परत को, कौन सी परत के अंदर TEFG भाग पाए जाते हैं, तो वो DFG भाग पाए जाते हैं आपके आयन मंडल के अंदर या फिर बाह्य मंडल के अंदर या फिर तापमंडल के अंदर, ठीक है भाई। आपका ये आ गया तापमंडल के अंदर, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और मध्य सीमा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बाकी सारे इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके। ये ओजोन वाला है, सबसे अधिक साधन कहाँ पर पाया जाता है, ये 20 से 35 है, ठीक है, ये टेम्परेचर का है। और इसके साथ आगे चलिए हम, इसका एक भाग हमारे पास और बचता है, ये एक्सोस्फीयर, ऊपरी परत जो है बिल्कुल लास्ट की, पृथ्वी के वायुमंडल की बिल्कुल ऊपरी परत, ठीक है, इसको बाह्य मंडल बोलेंगे, ठीक है। देखिए बाह्य हमने याद किया, इसको बहिर्मंडल बोलते हैं, बहिर्मंडल, बाह्य यहाँ पर गलत हो गया सॉरी, इसको हम बहिर्मंडल बोलेंगे, ठीक है, बहिर्मंडल,
ये बहिर्मंडल यहाँ पर आ जाएगा, बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये होगा बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर, इंग्लिश में आप समझो बिल्कुल आउटर एरिया है वो। और 400 किलोमीटर से ऊपर जो एरिया है वो क्या हो जाएगा भाई, एक्सोस्फीयर कहलाएगा या फिर बहिर्मंडल कहलाएगा। यहाँ पर क्या है, तापमान क्या दिखता। अब देखो यहाँ पर अब तापमान घटेगा नहीं ऊपर जाके, क्योंकि अब ये सूर्य के नजदीक पूछ रहे हैं, और सूर्य के नजदीक पूछेंगे तो तापमान घटने का कोई चांस नहीं है, तो अब तो बढ़ेगा ही। तो यहाँ पर तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, 1000 डिग्री सेल्सियस तो यहीं पर हो चुका है आपका आयनोस्फीयर के अंदर, और अब 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया और आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर तापमान इतना हो जाएगा कि वायु यहाँ पर संघनित हो ही नहीं पाएगी, और तो वायु क्या हो जाएगी यहाँ पर, विरल वायु हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इखर बिखर, और विरल वायु हो जाएगी तो धीरे धीरे करते करते हम किसमें, और ये वायु किसमें विलीन हो जाएगी, अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगी। ठीक है, और तापमान में वृद्धि होती है, देखिए तापमान में वृद्धि। अब 400 किलोमीटर से ऊपर जाते हम तो जाते हुए देखते हैं कि भी यहाँ का जो ऊपरी तापमान एरिया है वो हो जाता है आपका 5568 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना तापमान हो जाता है, 5568 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो जाता है। और ये था आपका सारा का सारा वायुमंडल की 5 परतों में। इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत विसर्जन के कारण वायु के कण केवल ध्रुवों पर चमकते हैं। अब देखिए ये जो यहाँ पर देखिए वायुमंडल या आयनोस्फीयर में आपने देखा होगा यहाँ पर विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, और उन विद्युत आवेशित कणों के कारण है, ठीक है, ध्रुवों के ऊपर, यहाँ पर पढ़ो विषुवत रेखा और ऊपर ध्रुव। ठीक है, इन विद्युत विसर्जित कणों के कारण वायु के जो कण है वो ध्रुवों पे चमकते हुए दिखाई देते हैं, केवल ध्रुवों पे देते हैं वायु के कण। ठीक है, यहाँ पर चमकते हुए दिखाई देंगे। दूसरा क्या है, सूर्य के प्रकाश पर ना ध्रुवीय जो प्रकाश है, यहाँ पर जो प्रकाश पड़ता है इस ध्रुवीय प्रकाश पर सूर्य के अंदर जो धब्बे होते हैं उन धब्बों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है, और वो गहरा प्रभाव पड़ता है उन धब्बों को ध्रुवों के ऊपर अलग अलग, उस प्रकाश के प्रभाव को ध्रुवों के ऊपर अलग अलग नामों से जाना जाता है कि उत्तरी ध्रुव में अलग नाम है और दक्षिणी ध्रुव में अलग नाम है। उत्तरी ध्रुव में इसका हम दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव में दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश बोलेंगे, और उत्तरी ध्रुव में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश बोलेंगे। इंग्लिश में इनको बोलते हैं अरोरा बोरेलिस या नॉर्थ पोल लाइट, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश। ठीक है, और ये नॉर्थ में होगा। दक्षिण में हम बोलेंगे ऑस्ट्रोलिसिस, साउथ पोल लाइट। ठीक है, साउथ पोलर लाइट ये होगा, दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश ये बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का वायुमंडल की प्रमुख परत। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपसे ये प्रार्थना है और सुझाव की उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई भी आपको लगे कि किसी प्रकार की गलती है या कोई गलती हमसे हो गई है तो उसमें हमें कमेंट करके हमें बताएं, और इससे संबंधित कोई और वीडियो आप चाहते हो कि इसमें कोई टॉपिक आपका रहेगा वो जानना चाहते तो कमेंट करें, और कमेंट करके हम बताएं, आपकी ज़रूरत को मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। और आपसे थोड़े से प्यार की आशा करते हैं, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को दोस्तों को शेयर करो। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।